हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम आभास लगान के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। क्वासी रेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, यह अवधारणा सर्वप्रथम मार्शल ने दिया और मार्शल ने ये कहा कि क्वासी रेंट यानी कि आभास लगान आर्थिक लगान से अलग है और यह केवल स्थिर साधनों पर उत्पन्न होता है। और हम जानते हैं कि स्थिर साधन अल्पकाल से संबंधित होते हैं, दीर्घकाल में कोई स्थिर साधन नहीं होता है क्योंकि सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। तो आभास लगान स्थिर साधन से ही संबंधित है क्योंकि स्थिर साधन को कोई अवसर लागत नहीं प्राप्त होता है, कोई अवसर आय प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए स्थिर साधन के ऊपर एक अलग तरह का लगान उत्पन्न होता है और जिसे उन्होंने आभास लगान कहा। बहुत ही अलग तरह का ये कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसको एक बार में यदि ठीक से देख लिया जाए तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो चलिए क्वासी रेंट के बारे में आज समझते हैं। टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आभास लगान के संबंध में, जिसे क्वासी रेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। आभास लगान या क्वासी रेंट इसको शॉर्ट में क्यू आर कह सकते हैं। क्यू आर मिला करके क्यू आर हो गया। तो क्यू फॉर क्वासी, आर फॉर रेंट। क्वासी रेंट आभास लगान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका जो प्रतिपादन किया था प्रोफेसर मार्शल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। इसका क्वासी रेंट का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। प्रोफेसर मार्शल का ये मानना था कि जो साधन होते हैं अल्पकाल में, हमने कॉस्ट पढ़ा है, अल्पकाल में कॉस्ट, दीर्घकाल में कॉस्ट, लागतें, ये सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहरहाल मार्शल का कहना था कि शॉर्ट रन में, अल्पकाल में दो तरह के साधन होते हैं। एक तो स्थिर साधन, इसको हम फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं, स्थिर साधन फिक्स्ड फैक्टर। एक होता है परिवर्तनशील साधन, इसको कहते हैं वेरिएबल। इसको फुल फॉर्म में लिख दे रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर। इसको वीसी शॉर्ट में लिख सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर। ये दो तरह के साधन होते हैं जो अभी हमने लगान के पिछले दो वीडियो में लगान की बातें करी हैं। एक तो रिकार्डो का लगान सिद्धांत, जो रिकार्डो का लगान सिद्धांत था वो किससे संबंधित था? वो लैंड से, भूमि से संबंधित था। रिकार्डो का लगान किससे संबंधित था? भूमि से संबंधित था रिकार्डो का लगान सिद्धांत। एक हमने पढ़ा आधुनिक अर्थशास्त्रियों का, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का, आधुनिक अर्थशास्त्रियों का लगान सिद्धांत किससे संबंधित था? तो वेरिएबल फैक्टर से। वेरिएबल फैक्टर से संबंधित था। इन्होंने, मॉडर्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक लगान की बात की। उन्होंने कहा कि आर्थिक लगान सभी साधनों को मिलता है। अभी हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, उसको एक बार आप देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आर्थिक लगान की बात मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने की। सबसे पहले लगान की बात रिकार्डो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रिकार्डो ने की, जो उन्होंने कहा कि लगान केवल लैंड पर उत्पन्न होता है, भूमि पर उत्पन्न होता है केवल। उसके बाद मॉडर्न अर्थशास्त्री यह कहे कि ये गलत, लगान सभी साधनों को मिलता है, जितने भी परिवर्तनशील साधन है सभी साधनों को लगान प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी विशिष्टता के आधार पे आर्थिक लगान उत्पन्न होता है। जो साधन जितना ही अधिक विशिष्ट होगा उसको उतना ही अधिक आर्थिक लगान प्राप्त होगा। तो इनका मुख्य रूप से फोकस था परिवर्तनशील साधनों के ऊपर लगान का। ठीक है, यहाँ पर मार्शल ने कहा कि दो तरह के साधन होते हैं और दो तरह के साधन में, जो अभी हमने देखा शॉर्ट रन में दो तरह के साधन होते हैं। पहला है फिक्स्ड फैक्टर, स्थिर साधन, दूसरा है वेरिएबल साधन, वेरिएबल फैक्टर। उन्होंने कहा कि फिक्स्ड फैक्टर पर जो लगान प्राप्त होता है उसे हम क्वासी रेंट कहते हैं। क्वासी लगान, आभास लगान, क्वासी रेंट। उन्होंने कहा कि चूंकि अल्पकाल में स्थिर साधनों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है और इसलिए इनको लगान उत्पन्न होता है, इनको लगान प्राप्त होता है, जिसे हम क्वासी रेंट कहते हैं, आभास लगान कहते हैं। चूंकि परिवर्तनशील साधन जो होते हैं, वेरिएबल फैक्टर जो होते हैं, ये इनको यदि वेज या इनको पारिश्रमिक यदि कम दिया जाए इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, तो ये उस उत्पादन को छोड़कर दूसरे फॉर्म की तरफ चले जाएंगे, दूसरे उत्पादन में चले जाएंगे। इसलिए इनको रोकने के लिए, जैसा कि हमने अभी मॉडर्न
अप्रोच में पढ़ा था, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में पढ़ा था कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जैसे ही हम कम यदि वेज उनको कम मिलेगा तो वो एक उत्पादन को छोड़कर दूसरे उत्पादन में चलेंगे जहाँ पे उनका जो वेज है कम से कम बराबर उनके सीमांत उत्पादकता के। तो इसलिए परिवर्तनशील साधन को के ऊपर उन्होंने कहा कि इनको लगान उत्पन्न होता है। फिर मार्शल ने कहा कि स्थिर साधनों के ऊपर चूंकि ये दूसरे साधनों में नहीं जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये मशीनों से संबंधित है। स्थिर साधन चूंकि ये इनका हम मात्रा घटा बढ़ा नहीं सकते हैं अल्पकाल में, शॉर्ट रन से संबंधित होते हैं। उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने मशीन को, बड़े प्लांट को चेंज कर ले, टेक्नोलॉजी को चेंज कर ले। तो इन प्लांट को, मशीन को जो प्राप्त होता है प्रतिफल, यानी कि जो रिटर्न प्राप्त होता है वो कहलाता है क्वासी रेंट। जो आय प्राप्त होता है स्थिर साधनों को, उसे हम क्वासी रेंट के नाम से जानते हैं। ये कहा मार्शल ने। तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि इनकी स्थिर सीमित होती है, स्थिर साधनों की पूर्ति सीमित होती है अल्पकाल में, और स्थिर साधनों की पूर्ति सीमित होने के कारण चूंकि उत्पादक जो होता है वो उसको जो आय प्राप्त होता है, जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, वो उसमें से वो वेरिएबल फैक्टर को पहले भुगतान देता है, क्योंकि इनको कम से कम उतना हमें देना होता है ताकि ये दूसरे उत्पादन में ना भाग जाए। तो इनको रोकने के लिए वो वेरिएबल फैक्टर को भुगतान करता है, जिसे कहते हैं टोटल वेरिएबल कास्ट। उत्पादक की दृष्टि से टोटल वेरिएबल कास्ट कहते हैं। तो उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है, टोटल रेवेन्यू में से जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो कहलाता है क्वासी रेंट। टोटल रेवेन्यू में से हम घटा देते हैं यदि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो जो बचता है वो क्वासी रेंट कहलाता है। एक दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परिवर्तनशील साधनों की अवसर आय होती है, या अवसर लागत कह लें उसको। तो वेरिएबल फैक्टर की अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कास्ट अभी हमने पढ़ा था मॉडर्न थ्योरी में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, यदि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ने कम मिलता है पारिश्रमिक या वेज, तो वो दूसरे उत्पादन में चले जाएंगे। इसलिए उत्पादक को कम से कम उनको वेज जो देना होता है वो इसके बराबर देते हैं कम से कम, ताकि वो उसमें बने रहें। स्थिर साधनों का फिक्स्ड फैक्टर का कोई अपॉर्चुनिटी कास्ट नहीं होता है, ठीक है? अपॉर्चुनिटी कास्ट नहीं होता है, इसलिए ये क्यों? क्योंकि ये दूसरे प्रयोग में नहीं जा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि कोई खास पेन के उत्पादन के लिए यदि कोई फॉर्म लगाया गया है, तो उसमें जो मशीन है हम तत्काल उसको, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर बनाने में यूज करने लगेंगे। वो दीर्घकाल में हो सकता है, अल्पकाल में नहीं हो सकता है। तो अल्पकाल में इनका अपॉर्चुनिटी कास्ट कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादक होता है वो अपने टोटल रेवेन्यू का पहला जो हिस्सा है वो वेरिएबल फैक्टर को देता है। वेरिएबल फैक्टर को देता है कितना? कम से कम उसके अपॉर्चुनिटी कास्ट के बराबर हो, उसका वेज जो हो अपॉर्चुनिटी कास्ट के बराबर हो, तो भुगतान करता है। उसके बाद जो बचा हुआ भाग होता है वो फिक्स्ड फैक्टर को, स्थिर साधनों को जाता है, उनके लिए, उनके ऊपर खर्च किया जाता है। तो जो फिक्स्ड फैक्टर को दिया जाता है रेवेन्यू, ये ही रेवेन्यू कहलाता है क्वासी रेंट या आभास लगान। ठीक, यही चीज हमें इसमें समझना है। ठीक है, इन्होंने कहा इसमें तीन चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। एक तो क्वासी रेंट किससे संबंधित है? क्वासी रेंट संबंधित है स्थिर साधनों से। स्थिर साधनों को जो प्राप्त होता है प्रतिफल, उसे हम क्वासी रेंट कहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर शॉर्ट में। और स्थिर साधन किससे संबंधित होते हैं? स्थिर साधन संबंधित होते हैं शॉर्ट रन से, अल्पकाल से, क्योंकि अल्पकाल में ही स्थिर साधन पाए जाते हैं, दीर्घकाल में स्थिर साधन समाप्त हो जाते हैं, सारे साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, इसलिए क्वासी रेंट भी समाप्त हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि क्वासी रेंट चूंकि संबंधित है फिक्स्ड फैक्टर से, स्थिर साधनों से, स्थिर साधन संबंधित है शॉर्ट रन से, इसलिए क्वासी रेंट संबंधित होगा शॉर्ट रन से। तो ये तीन चीज हमें फिक्स्ड फैक्टर, तो क्वासी रेंट फिक्स्ड फैक्टर संबंधित है, फिक्स्ड फैक्टर संबंधित है शॉर्ट रन से, अल्पकाल से,
तो ये 3 पॉइंट हमें याद रहेगा, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका याद रहेगा। यानी कि आभास लगान स्थिर साधनों को जो प्राप्त होता है प्रतिफल उसे कहते हैं, और स्थिर साधन अल्पकाल में पाए जाते हैं, तो इसलिए आभास लगान अल्पकाल से संबंधित है। तो ये हमने की पॉइंट आपको दे दिया, ये की पॉइंट याद रहेगा तो क्वासिरेंट नहीं भूलेगा। मार्शल ने दिया था इस क्वासिरेंट का कंसेप्ट, किसने दिया? मार्शल। क्वासिरेंट मार्शल, आभास लगान मार्शल, ठीक है। और आभास लगान अल्पकाल अल्पकाल से संबंधित आभास लगान और स्थिर साधनों से संबंधित आभास लगान, ये दो चीज, 3 ट्रायंगल बन गया, अल्पकाल, स्थिर साधन और क्वासिरेंट। ये 3 ट्रायंगल हमें याद रखना है, ये 3 चीज याद रखना है। तो अब इसको समझ लेते हैं। अल्पकाल में स्थिर साधनों जैसे इस मशीन द्वारा अर्जित आय को मार्शल ने आभास लगान कहा। स्थिर साधन द्वारा अर्जित अल्पकाल में जो अर्जित किया जाता है मशीन द्वारा, वो आभास लगान कहलाता है। अब मार्शल ने परिभाषित किया, आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों की पूर्ति अल्पकाल में सीमित होने के कारण प्राप्त होती है। अल्पकाल में उत्पादन के साधन जो फिक्स फैक्टर है वो क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट होने के कारण जो इनको रिटर्न मिलता है वो क्या कहलाता है? क्वासिरेंट, क्वासिरेंट कहलाता है। तो इनको मार्शल ने परिभाषा दिया कि आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं। स्थिर साधन भी परिवर्तनशील साधन हो जाते हैं क्योंकि उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वो अपने सभी साधनों को बदल सकता है। इसलिए दीर्घकाल में, लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में फिक्स्ड फैक्टर नहीं पाया जाता है, स्थिर साधन नहीं पाए जाते हैं, स्थिर साधन नहीं पाए जाते हैं। सभी साधन क्या होते हैं? सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में, शॉर्ट रन में ही केवल 2 तरह के साधन पाए जाते हैं, स्थिर साधन फिक्स्ड फैक्टर, परिवर्तनशील साधन वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। ये हमेशा ऑलवेज याद रखना है। स्थिर साधनों के प्रतिफल का निर्धारण उनके सीमांत उत्पादकता मूल्य उत्पादन के आधार पर नहीं होता है, क्योंकि इनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये दूसरे साधन में नहीं लगाए जा सकते हैं, यानी कि ये दूसरे साधनों में मूव नहीं हो सकते हैं। स्थिर साधन, मशीन, टेक्नोलॉजी वगैरह दूसरे उत्पादन के कार्य में मूव नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनका कोई अपॉर्चुनिटी कास्ट नहीं होता है, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर का, स्थिर साधनों का कोई अपॉर्चुनिटी कास्ट, कॉस्ट या इनकम नहीं होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इनकम किनका होता है? वेरिएबल फैक्टर का। परिवर्तनशील साधनों का क्या होता है? अपॉर्चुनिटी इनकम होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या साधनों की दृष्टि से इनकम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर उनको मजदूरी यदि नहीं दी जाएगी तो ये दूसरे उत्पादन कार्य में भाग जाएंगे। जो परिवर्तनशील साधन है, लेबर हो गए और या इंजीनियर हो गए या हो गए, जो ये परिवर्तनशील साधन होते हैं, और यदि इनके बराबर, इनके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी इनकम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था जब मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ा रहे थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये होता है कि उस साधन को दूसरे व्यवसाय में कितना मिल रहा है। यदि उसको लगता है कि किसी मजदूर को लगता है कि दूसरी जगह तो वो 2000 पा जाएगा, 2000 उसको मिल रहा है, इसमें उसे केवल 1000 मिल रहा है, तो वो तुरंत इस उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं, ये 2000 क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी इनकम हुआ, मजदूर के दृष्टिकोण से अपॉर्चुनिटी इनकम हुआ। तो अपॉर्चुनिटी इनकम के बराबर उसे मजदूरी देनी ही पड़ेगी यदि उसको उसमें रोकना है, यानी कि उसे 2000 यहाँ देना पड़ेगा इस उद्योग में रोकने के लिए, नहीं तो वो दूसरे उद्योग में भाग जाएगा। तो इसी को हम अपॉर्चुनिटी इनकम कहते हैं। चूंकि फिक्स्ड फैक्टर का, परिवर्तनशील साधन का कोई अपॉर्चुनिटी इनकम नहीं होता, क्योंकि वो दूसरे साधन में जा ही नहीं सकता, क्योंकि मशीन को दूसरे साधन में अपने आप तो भाग नहीं सकता है, ठीक है। तो और अपने आप उसको वो मूव नहीं कर सकता, अपने आप जा नहीं सकता है। अल्पकाल में, खासकर शॉर्ट टर्म से संबंधित बात हो रही है। शॉर्ट टर्म में टेक्नोलॉजी, लैंड या मशीन, उसको तुरंत हम दूसरे उत्पादन कार्य में नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए इसका अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कास्ट जीरो होता है। तो जीरो होता है, इसलिए दूसरे उत्पादन कार्य में नहीं जा सकता है। रह गई बात परिवर्तनशील साधन को, परिवर्तनशील साधनों को उनके अपॉर्चुनिटी कास्ट के बराबर मजदूरी देनी पड़ेगी, और इसलिए उत्पादक जो है वो उनको वेज जो देता है, वेज कम से कम उनके सीमांत उत्पादकता कह लो, सीमांत उत्पादकता मूल्य के बराबर, यानी कि जो उसके द्वारा उत्पादित की जा रही है उसकी कीमत के बराबर उसे मजदूरी देनी पड़ेगी, या उसके अपॉर्चुनिटी आय के बराबर
मजदूरी देनी पड़ेगी तभी वो उस उत्पादन कार्य में वो टिका रहेगा। ये बाध्यता फिक्स्ड फैक्टर के साथ नहीं है, स्थिर साधनों के साथ नहीं है। इसलिए जो आय होता है उत्पादक का, जो टोटल उसे सारे अपने वस्तुओं को बेचने के बाद जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता है, कुल आय प्राप्त होता है, वो उसमें से भुगतान करता है किसको? फिक्स्ड फैक्टर को। उसको कहते हैं टोटल वेरिएबल कास्ट। यानी कि टोटल वेरिएबल कास्ट यानी कि कुल परिवर्तनशील लागत, मतलब परिवर्तनशील साधनों को दिया जाने वाला पैसा या उनको भुगतान किया जाने वाला मात्रा कहलाता है कुल वेरिएबल कॉस्ट। अब उनको भुगतान करने के बाद जो बचता है टोटल रेवेन्यू में, वो किस पे खर्च करता है? वो खर्च करता है फिक्स्ड फैक्टर पर, स्थिर साधनों पर। और इस पे जो वो खर्च करता है उसको रेवेन्यू कह लो या कॉस्ट कह लो, रेवेन्यू वो क्या होता है? यही रेवेन्यू कहलाता है क्वासी रेंट। जो फिक्स्ड है, स्थिर साधनों को जो भुगतान प्राप्त होता है, या स्थिर साधनों के लिए जो भी उत्पादक के पास स्थिर साधनों पर खर्च करने के लिए जो बचता है, कहाँ से बचता है? कुल परिवर्तनशील साधनों को भुगतान करने के बाद जो बचता है, किसके लिए? स्थिर साधनों पर खर्च करने के लिए, वह कहलाता है क्वासी रेंट। इसके अलावा इसके बाद परिवर्तनशील साधनों का प्रतिफल उनकी अवसर लागत के बराबर फर्म को देना ही पड़ता है। अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट के बराबर फर्म को देना पड़ता है, नहीं तो वे दूसरे प्रयोग में चले जा सकते हैं। अब स्थिर साधन किसी अन्य वैकल्पिक प्रयोग में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनको प्राप्त होने वाला प्रतिफल कुल आय में से परिवर्तनशील साधनों को दिया जाने वाले प्रतिफल के बाद बचा हुआ भाग स्थिर साधनों को मिलने वाला अवशिष्ट या बचा हुआ भुगतान ही आभास लगान है। अभी जैसे हमने बताया टोटल रेवेन्यू, क्वासी रेंट क्या है? तो टोटल रेवेन्यू में से हम घटा देंगे स्थिर साधनों को किया जाने वाला भुगतान, स्थिर साधनों को जो दिया जाता है ताकि वो दूसरे उत्पादन के कार्य में ना भाग जाए, तो उनको रोकने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो हम जब घटा देंगे कुल आय में से, तो जो बचेगा वो क्वासी रेंट होगा। यदि मान लो कि कुल अपने वस्तुओं को बेचने से उत्पादक को कुल जो आय प्राप्त होता है, टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता है 100 करोड़ रुपए, और उसको वेरिएबल फैक्टर को कितना देना पड़ रहा है? 70 करोड़ रुपए। कितना बचा? 30 करोड़ रुपए। तो ये 30 करोड़ रुपए ही क्वासी रेंट कहलाएगा। ठीक है, 30 करोड़ रुपए किस पे खर्च करने के लिए बचा? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर स्थिर साधनों भी खर्च करना है, तो इसलिए जो बचा हुआ हिस्सा है वो स्थिर साधनों पर खर्च किया जाएगा। कहाँ से बचा हुआ? वेरिएबल फैक्टर परिवर्तनशील साधनों को देने के बाद बचा हुआ। तो इसको हम क्वासी रेंट को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्वासी रेंट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू कितना है? मान लो 100 करोड़ बेच के उसको सारी वस्तुओं को बेचने से 100 करोड़ प्राप्त होगा। परिवर्तनशील साधनों पर परिवर्तनशील साधनों पर उसने 70 करोड़ रुपए परिवर्तनशील साधनों को भुगतान किया। तमाम तरह के साधन होते हैं, लेबर होते हैं, कच्चे माल होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो बहुत सारे साधन होते हैं परिवर्तनशील साधन, तो उनको भुगतान किया गया ताकि वो उत्पादन कार्य में बने रहें, दूसरे उत्पादन कार्य में ना भाग जाए। तो जो बचेगा, 30 करोड़ बचा, तो ये क्या होगा? 30 करोड़ क्वासी रेंट होगा या आभास लगान कहलाएगा। वेरी सिंपल। एक लतीफ़ा है कि एक आदमी को पकड़ के कोर्ट में लाया गया, तो जज ने पूछा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम आए दिन हर महीने कोर्ट में आ जाते हो, कुछ ना कुछ गलती करते हो, कोर्ट में आ जाते हो। आदमी ने कहा कि मैं तो कभी कभी आता हूँ महीने में, आपको शर्म नहीं आती? आप तो रोज ही आते हैं। तो आदमी का अपने तरीके से सोचना है। एक महिला का लॉटरी लग गया 1 करोड़ रुपए का। तो वो जब गई ऑफिस पैसा लेने, तो वहाँ बैंक में बताया गया कि आपको 10% इस पे टैक्स जमा करना होगा। तो उस महिला ने कहा कि अपने पैसे रखो, मेरे टिकट के पैसे वापस करो। तो उसके टिकट के पैसे 100 रुपए के थे। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि चित्र में कैसे हम क्वासी रेंट को दिखा सकते हैं। चित्र, चूंकि हम क्वासी रेंट को पढ़ रहे हैं, और क्वासी रेंट आभास लगान क्वासी रेंट किससे संबंधित है? शॉर्ट रन, अल्पकाल, शॉर्ट रन से संबंधित है या अल्पकाल से संबंधित है। तो अल्पकाल में हम सभी साधन जो लागत हैं, कॉस्ट हैं, वो सब एस लगा रखे हैं,
एस फॉर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, यानी कि अल्पकाल में एवरेज कॉस्ट क्या है, सीमांत लागत, एसएमसी यानी कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ये सब समझना है अच्छे से, तो आप मेरा कॉस्ट वाला वीडियो जरूर टाइम दे करके देखो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, और ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्वासी रेंट का हम अध्ययन कर रहे हैं अल्पकाल में। ठीक है, अब चित्र पर चलते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। चित्र में ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, आधार अक्ष एक्स। वाई अक्ष पर ये तमाम तरह की लागतें और मूल्य को दिखाया गया है वाई अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है जो नीचे गिरता है फिर ऊपर उठता हुआ है। ये ऐसा क्यों होता है, ये सारे मैंने कॉस्ट में पढ़ाए हैं, ये सारे वक्र ऐसे क्यों होते हैं, तो ये सारे हमने उसमें बता दिए हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम क्वासी रेंट को पढ़ेंगे, तो जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होता है, ये जोड़ होता है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जोड़ होता है किसका, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। ये जब हमारा कॉस्ट का वीडियो पढ़ेंगे वहाँ पे काफ़ी डिटेल में है, बहरहाल यहाँ इतना ही समझना काफ़ी है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दो कॉस्ट का जोड़ होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये अल्पकाल की बात हो रही है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये जा रहा है, उत्पादन OQ निर्धारित होता है, कीमत OP, ठीक है, प्राइस OP, और आउटपुट ध्यान से देखना तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। आउटपुट कितना है, उत्पादन कितना है, OQ, ठीक है। ई बिंदु पे संतुलन स्थापित होता है। ई बिंदु पे हम जानते हैं कि संतुलन या उत्पादक को अधिकतम प्रॉफिट वहां प्राप्त होता है, संतुलन वहां निर्धारित होता है जहां मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू के। ये शर्त है संतुलन की, मार्जिनल रेवेन्यू के सीमांत आगम के, सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो। तो यहाँ पे सीमांत आगम पूर्ण प्रतियोगिता में हम जानते हैं कि MR और AR एक ही होता है, ये आधार एक्सिस समानांतर होता है, ये आ रहा है, और ये AR इक्वल टू MR लिखा गया है। AR औसत आगम, MR और सीमांत आगम को दिखाता है, ठीक है। तो अब इसको आगे समझते हैं। तो ये हो गया, ई बिंदु पर संतुलन हो गया। ई बिंदु पर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के। तो इस प्रकार से कीमत कितना है, OP कीमत है, और या EQ कह लें, दोनों बराबर है। EQ कीमत है और टोटल उत्पादन क्या है, OQ मात्रा उत्पादित हो रहा है। तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, OP कीमत है, तो टोटल रेवेन्यू के लिए हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे दिखाया गया है, कुल उत्पादन में कीमत का गुणा कर देंगे, प्रति इकाई कीमत से कुल उत्पादन गुणा कर देंगे, तो हमें टोटल रेवेन्यू, कुल आगम प्राप्त हो जाएगा। OPEQ, चित्र में देखो, OPEQ, ये एरिया टोटल रेवेन्यू, उसका कुल आय प्राप्त हो गया। अब हम कुल परिवर्तनशील लागत को निकालना है, क्योंकि जो बेसिक फार्मूला है क्वासी रेंट का, क्वासी रेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू में से हम घटा देते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमें आभास लगान प्राप्त हो जाता है, आभास लगान, ठीक है। तो अब टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो गया, अब टोटल कुल वेरिएबल कॉस्ट को प्राप्त करना है, तो हम उत्पादन में से वेरिएबल कॉस्ट का गुणा कर देंगे। तो कुल उत्पादन OQ है, OQ, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत कितना है, DQ या BO या OB, ठीक है, ये दोनों बराबर है, DQ, ठीक है, या QD एक ही बात है, यहाँ QD लिखा है। तो उत्पादन में प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत से गुणा कर देंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कुल परिवर्तनशील लागत, यानी कि परिवर्तनशील साधनों को दिया गया कुल भुगतान, ठीक है। चित्र में दिया है OBDQ, OBDQ, ये कुल परिवर्तनशील लागत है, OBDQ। तो इस प्रकार टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो गया OPEQ, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त हो गया OBDQ। अब फार्मूला कहता है कि इन दोनों को घटा देंगे, ATR में से, कुल आगम में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को घटा देंगे। तो हमें घटाना है OPEQ माइनस OBDQ, तो क्या बचेगा,
यानी कि ये टोटल अगर कुल उससे कितना आय प्राप्त हुआ था ओ बी ई क्यू, और इसमें से कुल कितना उसने प्रदर्शित साधनों को दिया ओ बी डी क्यू, इतना दे दिया, तो बचा कितना पी बी डी ई, कितना बचा पी बी डी ई। ये चीज यहाँ पे आवास लगान को दिखाया गया है। ये क्या क्या है, टोटल रेवेन्यू है ये, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है। इसको हम बता दिए तो टोटल क्वासी रेंट प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम चित्र के माध्यम से क्वासी रेंट निकाल सकते हैं। यानी कि क्वासी रेंट कितना हो गया पी बी डी ई, ये एरिया क्वासी रेंट हो गया। ठीक है, ये एरिया क्या हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील साधनों को किया गया भुगतान। एक चीज और है इसमें कि आभास लगान हमेशा कम से कम या तो शून्य होगा या तो शून्य से अधिक होगा। कैसे, अब हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था, जब हमने कंपटीशन पढ़ा था मूल्य निर्धारण एवं उत्पादन का निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता हो या एकाधिकार स्थिति हो, तो उसमें किस प्रकार से अल्पकाल में हानि की अवस्था में भी उत्पादन कब करता रहेगा फर्म। उसमें हमने देखा था कि हानि की स्थिति में उत्पादन वो तभी करता रहेगा फर्म जब तक कि उसकी प्राइस उसके वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो। प्रदर्शित साधनों को भुगतान किए जाने वाले लागत के बराबर हो प्राइस, तभी वो उत्पादन कार्य में बना रहेगा। लॉस की स्थिति में भी, हानि की स्थिति में भी उत्पादन अल्पकाल में करता रहेगा, ये सोचकर कि भविष्य में प्रॉफिट कमा लेगा। तो ये तभी करता रहेगा लॉस की स्थिति में उत्पादन जब उसका कीमत कम से कम उसके परिवर्तनशील साधन के लागत जितना आ रहा है, परिवर्तनशील साधनों के ऊपर जितना लागत खर्च हो रहा है उसके बराबर उसे कीमत मिल रहा हो। तो परिवर्तनशील साधन को जो कीमत है वो इतना मिल रहा है, डी क्यू प्रति इकाई परिवर्तनशील साधन की कीमत मिल रहा है, और चूंकि कीमत उसका ये है क्यू ई कीमत है, तो इतना परिवर्तनशील साधन से ऊपर इसे इतना मिल रहा है, कितना ई डी, ठीक है, ई डी इतना उसे ऊपर मिल रहा है, तो इसलिए वो उत्पादन कार्य करेगा। लेकिन यदि उसका कीमत यदि घट करके सी पर आ जाए तो सी पर उत्पादन वो करेगा, यहाँ पे उत्पादन घटा करके यहाँ पे कर देगा क्यू डैश, और यहाँ चूंकि जब कीमत यहाँ आ जाएगा नीचे गिर करके तो यही ए आर माइनस ए आर इक्वल टू एम आर हो जाएगा, ये रेखा यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पर उसे केवल जो प्राइस प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा वेरिएबल कॉस्ट के। तो यहाँ पे क्वासी रेंट क्या होगा जीरो होगा, क्वासी रेंट जीरो होगा। क्यों, क्योंकि प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे क्वासी रेंट उसे प्राप्त हो रहा है क्यों, क्योंकि जो प्राइस है वो क्वासी रेंट से अधिक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वासी रेंट ये है ई डी, क्योंकि जो कीमत है ई क्यू है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है डी क्यू है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कम है, कीमत वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है। यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे भी दे सकते हैं, ओ बी क्या है वेरिएबल कॉस्ट है, जबकि कीमत कितना है ओ पी, तो इसलिए बी के ऊपर जो भी प्राप्त होगा ये क्वासी रेंट कहलाएगा। क्योंकि यदि कीमत घट के ओ सी हो जाए तो ओ सी पर वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो जाएगा प्राइस के, और उसी के ऊपर उसे कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्वासी रेंट भी जीरो हो जाएगा जब कीमत ओसी हो जाए। लेकिन एक और स्थिति बन सकती है, यदि उसका कीमत ओसी से भी नीचे चला है, कहीं यहाँ पे आ जाए प्राइस वो P1 और यहाँ पे ए आर इक्वल टू एम आर हो जाए, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो प्राइस है क्या है वो कम है। प्राइस क्या है, प्राइस कम है, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट ये जा रहा है, परिवर्तनशील साधन का लागत ये जा रहा है परिवर्तनशील लागत, और कीमत उससे नीचे है यहाँ है। तो चूंकि प्राइस वेरिएबल कॉस्ट को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए उत्पादक प्रोडक्शन बंद कर देगा, कोई उत्पादन नहीं करेगा, फैक्ट्री को बंद करके चला जाएगा। तो ये यहाँ पे समझ लेना जरूरी है। तो जब उत्पादन ही बंद कर देगा तो क्वासी रेंट या किसी भी रेंट की जो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि क्वासी रेंट या तो जीरो होगा, क्यू आर फॉर क्वासी रेंट या तो जीरो होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो जब कीमत वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा तो जीरो होगा, ठीक है। जब यहाँ पे हम समझ सकते हैं जब प्राइस
बराबर होगा वेरिएबल कॉस्ट के, तब क्या होगा, तब क्वासी रेंट जीरो होगा। अब जब प्राइस ज़्यादा होगा वेरिएबल कॉस्ट के, जो कि होता ही है, तब क्वासी रेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ज़्यादा होगा ये चीज़। और यदि कीमत कम हो गया, तीसरी स्थिति क्या बनेगी, यदि प्राइस, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि प्राइस कम हो गया वेरिएबल कॉस्ट से, ये तीसरी स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन ही बंद हो जाएगा, क्वासी रेंट की बात ही खत्म हो जाएगी। अब आभास लगान को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, कुल स्थिर साधन और जो रेखा चित्र में ए बी डी एफ के माध्यम से दिखा गया है। रेखा चित्र एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं। तो दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि क्वासी रेंट हमने देखा था कि पी बी डी ई, ये क्वासी रेंट था। टोटल फैक्टर कॉस्ट कितना था, टोटल फैक्टर कॉस्ट ओ बी डी क्यू, ये था टोटल फैक्टर कॉस्ट। तो अब इसको दो भागों में, ये टोटल क्या था, क्वासी रेंट था। क्वासी रेंट कितना था, तो पी बी डी ई। अब इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, ए बी डी एफ, ए बी डी एफ, ए बी डी एफ, ये एक हिस्सा होगा, और ये पी ए एफ ई, पी ए एफ ई, ये दो हिस्से होंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट होता है, अभी हम शुरू में देख रहे थे कि एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे अब कहाँ से सम्मिलित हो रहा है, तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होता है, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ दिख रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये जा रहा है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, क्यू डी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, क्यू डी। इसके ऊपर का, चूंकि ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दोनों का जोड़ है, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा एफ डी, वो क्या होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा, क्या होगा, एफ डी। ठीक है, तो एफ डी हम लिख सकते हैं, एफ डी प्लस क्यू डी, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। प्रति इकाई की बात हो रही है यहाँ पे, एक इकाई के ऊपर कितना आ रहा है, तो ये इतना हो गया। तो जो यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि टी एफ सी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अर्थात ए डी एफ टोटल फिक्स, ये प्रति इकाई, एफ डी क्या हो गया, प्रति इकाई, प्रति इकाई फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, अभी मैं जो बता रहा था। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो इसी को हम गुणा कर देंगे, मात्रा से गुणा कर देते हैं प्रति इकाई से, तो प्राप्त हो जाता है, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, ओ क्यू उत्पादन की मात्रा है, गुणा कर देंगे एफ डी, तो प्राप्त हो जाएगा ए बी एफ में ए बी डी एफ, ये क्या हो गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो गया। और इसके ऊपर ये भी प्राप्त होगा पी ए एफ ई, ये क्या होगा, ये इसको उन्होंने कहा कि ये स्थिर साधन का अवसर लागत है, इसको स्थिर साधन का अवसर लागत बताया। यदि किसी दूसरे उत्पादन, हालांकि वो जाएगा नहीं, लेकिन किसी दूसरे उत्पादन में लगा होता तो इसको इतना प्राप्त होता अपॉर्चुनिटी कास्ट, इतना उसे प्राप्त होता दूसरे साधनों में होता तो। और इसके ऊपर का जो लाभ है पी ए एफ ई, इसको उन्होंने कहा लाभ आधिक्य। ठीक है, यहां हम पढ़ लेते हैं इसको, लाभ अधिक या असामान्य लाभ, पी ए एफ ई, पी ए एफ ई। तो इस प्रकार से जो क्वासी रेंट होता है, वो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस लाभ अधिक होता है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्वासी रेंट बराबर होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये था, ये कितना था, ए बी डी एफ, ए बी डी एफ प्लस लाभ अधिक, जो टोटल कॉस्ट के ऊपर जो प्राप्त हुआ, यानी कि पी ए एफ ई, ये क्वासी रेंट प्लस लाभ अधिक पी ए एफ ई। तो ये दोनों को जोड़ करके हम, या लाभ अधिक ज्ञात करना हो तो लाभ अधिक या एबनॉर्मल या सुपर एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर एबनॉर्मल प्रॉफिट
ज्ञात करना हो तो हम क्वासी रेंट में से घटा देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सुपर एबनॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करना हो तो क्वासी रेंट में से हम घटा देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो टीएफसी अर्थात ABDF स्थिर साधन की औसत लागत है, क्योंकि वह प्रतिफल जिसको कि उस साधन ने प्रतियोगिता की स्थिति में उसी उद्योग के किसी अन्य फर्म में अर्जित किया होता तथा लाभ अधिक आभास लगाना तथा कुल स्थिर लागत का अंतर होगा। लाभ अधिक इक्वल टू टोटल क्वासी रेंट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये समझ में आ गया। ये टोटल PBDE जैसे कि हम देख रहे थे कि ये टोटल क्या था, क्वासी रेंट था। अभी हमने पीछे देखा ही टोटल क्वासी रेंट, इसमें का एक हिस्सा ये जो फिक्स्ड कॉस्ट को बता रहा है, अभी हमने दिखा FD फिक्स्ड कॉस्ट प्रति इकाई था, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। और इसके ऊपर जो भी प्राप्त होगा उसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे, सुपर नॉर्मल या एब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। इन दोनों का जोड़ होता है। तो इसलिए जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लाभ अधिक होता है, QR में से क्वासी रेंट कितना है, क्वासी रेंट है PAF, एक मिनट, PAFE में से हम घटा देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, PAFE सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। इसमें हम जोड़ देंगे यदि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को AB, चित्र में देखते रहेंगे तो आ जाएगा DF, इसको जोड़ा जा रहा है ABDF, ये F है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा क्वासी रेंट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्वासी रेंट में हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को लाभ अधिक में जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा, या लाभ अधिक को इसी से हम निकाल लेंगे। लाभ अधिक को ज्ञात करना है तो क्वासी रेंट में से घटा देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें लाभ अधिक प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसको इस प्रकार से देखते हैं। दीर्घकाल में अल्प आभास लगान शून्य हो जाएगा, क्योंकि फर्म संस्थिति की स्थिति में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करेगी। तो ये हमने पहले ही डिस्क्लेमर टाइप का है, ये पहले ही हमने बोल दिया था कि जो क्वासी रेंट है, क्वासी रेंट लॉन्ग रन में या दीर्घकाल में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्वासी रेंट लॉन्ग रन में समाप्त हो जाता है, क्योंकि क्वासी रेंट अल्पकाल से संबंधित है और ये फिक्स्ड फैक्टर से संबंधित है। क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर दीर्घकाल में नहीं पाए जाते हैं, लॉन्ग रन में नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए क्वासी रेंट भी लॉन्ग रन में नहीं पाया जाएगा। अब एक दूसरे तरीके से आभास लगान को दिखाने का एक दूसरा चित्र हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसके माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से आभास लगान को हम दिखा सकते हैं। थोड़ा और इजी वे में दिखाया गया है। मान लेते हैं कि अल्पकाल में जो मशीन है उसका पूर्ति यहाँ तक सीमित है, OT1 तक, और ये पूर्ति उसकी बेलोच है, पूर्ति सीमित है, पूर्तियाँ सप्लाई पूर्तियाँ बेलोच है। ठीक है, कीमत निर्धारण उसका होता है OP1, जहाँ पे D1 मांग वक्र ई बिंदु पर काटते हैं, इसलिए यहाँ पर सप्लाई इक्वल टू डिमांड है, बराबर है, संस्तुति यहाँ पे होगी, कीमत निर्धारित होगा OP1। यदि मांग बढ़कर D2 हो जाए तो इक्विलिब्रियम E1 पर हो जाएगा, जहाँ पे सप्लाई इक्वल टू डिमांड होगा और कीमत उसकी बढ़ करके OP2 हो जाएगा। तो P1P ये जो अधिक वृद्धि हुई उसके सीमित पूर्ति के कारण, तो यही क्वासी रेंट कहलाएगा, क्वासी रेंट कहलाएगा। टोटल क्वासी रेंट ये हो जाएगा, ये एरिया क्या कहलाएगा, टोटल क्वासी रेंट। ठीक है, ये प्रति इकाई P1 क्या है, प्रति इकाई P1 P2 प्रति इकाई क्वासी रेंट है, और टोटल क्वासी रेंट क्या हो जाएगा, P1 P2 E1E, ये टोटल क्वासी रेंट हो जाएगा। क्योंकि दीर्घकाल में क्या होगा, दीर्घकाल में कोई भी साधन सीमित नहीं रह जाते हैं, सभी साधनों की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है अपने आवश्यकता के हिसाब से, और कोई भी साधन स्थिर साधन नहीं होते हैं, ये अल्पकाल में ही स्थिर होते हैं। तो दीर्घकाल में साधन बढ़ जाएंगे और दीर्घकाल में
जो पूर्ति वक्र है वो यहाँ पे आ जाएगी। इस यदि इसको ए बिंदु दे दें इसको, तो ए बिंदु पर आ जाएगा और पुनः उसकी कीमत OP1 निर्धारित हो जाएगा और जो क्वासी रेंट है वो समाप्त हो जाएगा। दीर्घकाल में क्वासी रेंट नहीं रह जाएगा। यहाँ लिखा भी है, आभास लगान आय व अतिरेक है या सरप्लस है जो उत्पत्ति के साधन को अल्पकाल में उसकी पूर्ति की सीमितता के कारण मिलती है, पर दीर्घकाल में पूर्ति बढ़ने के साथ स्वतः समाप्त हो जाता है। तो अल्पकाल में ही क्वासी रेंट पाया जाता है। ये ऑलवेज रिमेंबर एंड कीप इन माइंड कि क्वासी रेंट केवल अल्पकाल का ही एक कॉन्सेप्ट है, दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है। दीर्घकाल में क्वासी रेंट समाप्त हो जाता है। तो क्वासी रेंट किससे संबंधित? अल्पकाल से संबंधित है, शॉर्ट रन से संबंधित है। क्वासी रेंट शॉर्ट रन, क्वासी रेंट शॉर्ट रन और फिक्स्ड फैक्टर। अब ये आभास लगान तथा आर्थिक लगान में अंतर क्या होता है, इन दोनों के अंतर को हम देख लेते हैं। आर्थिक लगान की बात किसने की? अभी हमने वीडियो के शुरू में बताया। आर्थिक लगान की बात मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने की। आर्थिक लगान मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, वेरिएबल फैक्टर, तीन चीजें इसमें हमेशा याद रखना। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट और आभास लगान की बात मार्शल ने की। नियो क्लासिकल, मार्शल क्या है? नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो आभास लगान मार्शल के द्वारा और आर्थिक लगान मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। आभास लगान किससे संबंधित है? तो स्थिर साधन को, फिक्स्ड फैक्टर से संबंधित है। स्थिर साधन, फिक्स्ड फैक्टर, स्थिर साधन से संबंधित है। आर्थिक लगान किससे संबंधित है? वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील साधन, वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील साधन, वेरिएबल फैक्टर से संबंधित है। बस ये इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आभास लगान आर्थिक लगान में अंतर है। आभास लगान एक अल्पकालीन अवधारणा है, जबकि आर्थिक लगान दीर्घकालीन अवधारणा है। आर्थिक लगान लॉन्ग रन से संबंधित है, अल्पकाल से भी संबंधित है। आभास लगान एक अल्पकालीन अवधारणा है, जबकि आर्थिक लगान एक दीर्घकालीन अवधारणा है। आर्थिक लगान एक प्रकार का अतिरेक है, सरप्लस है, जो उत्पादन के संपूर्ण लागत के ऊपर प्राप्त होता है। यह किसी लागत के आगत के की दीर्घकाल में पूर्ति की सीमितता के कारण उत्पन्न होता है। दीर्घकाल में किसी की पूर्ति, किसी साधन की पूर्ति सीमित है, जिसके कारण उसे अधिक पैसा मिलता है। जैसे हमने बताया था कि जो विशिष्ट साधन होते हैं, विशिष्ट साधनों की पूर्ति हमेशा सीमित होती है और इसलिए उनको अधिक पैसा मिलता है। जैसे डॉक्टर हो गया, आँख का डॉक्टर हो गया, हड्डी का डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, क्योंकि उनके पास एक खास तरह का स्किल, कौशल है, तो उन्हें अधिक पैसा मिलता है। उनकी सीमांत उत्पादकता से अधिक पैसा मिलता है, तो लगान उत्पन्न होता है। तो ये चीज क्लियर रखना है। तो आगत के दीर्घकाल में पूर्ति सीमित होने के कारण उसे जो प्राप्त होता है वो आर्थिक लगान कहलाता है। इस प्रकार से ऐसे साधन मूल्य जिनकी पूर्ति दीर्घकाल में स्थिर हो, लगान कहलाएगा। ऐसे साधन का मूल्य जिनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर हो, आभास लगान कहलाएगा। ठीक है, अल्पकाल में स्थिर हो साधन, तो उसको प्राप्त होने वाला जो प्रतिफल है वो लगान कहलाएगा, आभास लगान कहलाएगा। और दीर्घकाल में किसी साधन की पूर्ति सीमित है, तो उसको जो प्राप्त होगा उसे आर्थिक लगान कहेंगे। क्योंकि दीर्घकाल में परिवर्तनशील लागत साधन होते हैं, इसलिए परिवर्तनशील साधन के ऊपर जो लगान प्राप्त होगा दीर्घकाल में, वह आर्थिक लगान कहलाएगा। अल्पकाल में ऐसे साधन जो स्थिर साधन होते हैं, तो स्थिर साधनों के ऊपर जो लगान प्राप्त होगा वो आभास लगान कहलाएगा। इस प्रकार लगान दीर्घकाल में बना रहेगा, जबकि आभास लगान अल्प दीर्घकाल में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अल्पकाल में स्थिर साधन दीर्घकाल में परिवर्तनीय साधन हो जाएगा। ये सब मैंने बातें पिछले स्लाइड में बता दिए। दीर्घकाल में फर्म सामान्य लाभ ही अर्जित करेगी, इसलिए दीर्घकाल में आभास लगान समाप्त हो जाएगा। तो दो तीन चीजें क्लियर रखना है आभास लगान और आर्थिक लगान के संबंध में। आभास लगान क्वासी रेंट, आर्थिक लगान इकोनॉमिकल रेंट। ठीक है, आभास लगान किससे संबंधित है? शॉर्ट रन से संबंधित है, जबकि इकोनॉमिकल रेंट, आर्थिक लगान किससे संबंधित है? लॉन्ग रन से संबंधित है। क्वासी रेंट किससे संबंधित है? फिक्स्ड फैक्टर से संबंधित है, क्योंकि स्थिर साधन होते हैं, अल्पकाल में ही होते हैं स्थिर साधन, इसलिए फिक्स्ड फैक्टर से संबंधित है। और स्थिर साधन सीमित होते हैं, इसलिए आभास लगान पैदा होता है। एक आर्थिक लगान दीर्घकाल से संबंधित होता है, और दीर्घकाल में सभी साधन साधन क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील साधन हो जाते हैं, स्थिर साधन नहीं होते हैं। तो इसलिए आर्थिक लगान दीर्घकाल में बना रहता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बना रहता है, रिमेन रहता है, बना रहता है।
जबकि क्वासी रेंट आभास लगान दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है। लॉन्ग रन में आभास लगान, क्वासी रेंट लॉन्ग रन में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्वासी रेंट लॉन्ग रन में नहीं पाया जाता है क्योंकि दीर्घकाल में फिक्स्ड फैक्टर नहीं, स्थिर साधन ही नहीं पाए जाते हैं। सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर हो जाते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।